हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीके सीरीज 2024। जैसा कि आपको पता है कि हम जीके सीरीज 2024 स्टार्ट कर चुके हैं और इस सीरीज के अंदर हम पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी पीपीएससी के जो पास्ट पेपर्स हैं हम वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम इन पेपर्स की कंप्लीट डिटेल्स विद एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वन पेपर एग्ज़ाम की, तो ये सीरीज़ आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगी। आज हम जो आपके साथ पेपर शेयर करेंगे, ये पेपर 7/9/2024 को हेल्ड हुआ था और ये क्लब केस का पेपर था जिसके अंदर मुख्तलिफ जो पेपर्स थे उनको क्लब किया गया था। यानी इसमें मीडिया मॉनिटरिंग ऑफिसर 16 की पोस्ट थी, इंफॉर्मेशन ऑफिसर 17 की पोस्ट थी, एस्टेट ऑफिसर 16 की पोस्ट थी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 17 की पोस्ट। ये 4 किस्म की पोजीशन थी, पोस्ट थी जिनके लिए एक ही पेपर हेल्ड हुआ था ऑन द 7th ऑफ सितंबर 2024। तो हम आज आपके साथ इस पेपर को सॉल्व करेंगे और जितने भी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। स्टैंड्स फॉर, तो एचई स्टैंड फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब जो याद रखिएगा, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं ये एक स्पेशलाइज्ड डेजिग्नेटेड एरियाज होते हैं एक मुल्क के अंदर, जिनकी जो इकोनॉमिक रेगुलेशन होती हैं वो डिफरेंट हुआ करती हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द जो कंट्री के अंदर बिजनेस हो रहा होता है, ट्रेड हो रही होती है, ये उसे उनकी ट्रेड या जो उनकी पॉलिसीज होती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए वो डिफरेंट हुआ करती हैं। और प्राइमरीली जो उनकी पॉलिसीज होती हैं डिफरेंट होती हैं, उनमें इसकी जो टैक्स इंसेंटिव्स होते हैं वो दिए जाते हैं बिजनेसेस को। इसके अंदर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। इसके अंदर जो एफडीआई है इसको परस्यू किया जाता है फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को, कि जो बाहर के मुल्क हैं, जो बाहर की कंपनीज हैं वो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। और इसके अंदर जो इसका जो फीचर होता है वो ये होता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाया जाता है। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो नीचे 3 एग्जांपल्स हैं। शेंज़ेन यानी स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक ज़ोन जो है, स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन चाइना के अंदर है। और थर्ड वन जो है दुबई फ्री ज़ोन यूएई के अंदर है। और जो सेकंड वन आप इससे वाकिफ़ होंगे, गवादर। तो गवादर जो है इसके रिलेटेड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं। हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बलतीत फोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच सेंचुरी। तो बलतीत जो फोर्ट है ये 8वीं सदी में इसको बनाया गया था और ये एक हिस्टोरिक फोर्ट है एंड इट इज़ लोकेटेड इन हंजा। और ये हंजा वैली के अंदर लोकेटेड है। और हंजा वैली आपको पता है कि ये गिलगित बल्तिस्तान का एक रीजन है एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 8th सेंचुरी बाय द रूलर्स ऑफ हंजा रीजन। और बाद में इसको रिस्टोर भी किया गया। आप पिक्चर में देख सकते हैं ये जो एक्चुअली ये जो फोर्ट है, ये जो हंजा के अमीर हुआ करते थे, जो उनके मीर हुआ करते थे, जिनको हम रूलर करते कहते हैं, वो ये उनकी रेजिडेंस हुआ करती थी। यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ, जो एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट है वो ये है कि यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें इसको टेंटेटिव जो उसकी लिस्ट थी यूनेस्को की, उसमें इसको डाला गया था 2004 में। लेकिन अभी तक इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा नहीं माना गया, याद रखिएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बलतीत फोर्ट है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में कब डाला गया। या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो पाकिस्तान की कौन सी फोर्ट है कि जिसको यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में डाला, या कब डाला गया था। तो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन जो बलतीत फोर्ट के वाले से पूछे जा सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दे हैड वर्कड हार्ड सो दे पास द एग्जाम, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। तो ये किस किस्म का सेंटेंस है, ये सिंपल है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है और नन ऑफ दिस। याद रखिएगा सेंटेंसेस की कंपोजिशन के हवाले से डिफरेंट अकसाम को करती हैं। उनमें कुछ सिंपल होते हैं, कुछ कंपाउंड होते हैं, कुछ कम्प्लेक्स होते हैं और कुछ कंपाउंड कम्प्लेक्स भी हो करते हैं। सिंपल एक ऐसा सेंटेंस होता है कि जिसके अंदर सिर्फ एक क्लॉज होती है,
नॉर्मली जिसको हम एक सेंटेंस कहते हैं कि उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है या सब्जेक्ट होता है या एक आप कह सकते हैं वर्ब होता है, ठीक है? तो वो एक सिंपल होता है। जो सिंपल सेंटेंस उसको कहते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर 2 सब्जेक्ट हैं और 2 वर्ब्स हैं, तो फिर हम उसको कंपाउंड कहेंगे अगर जो उसके अंदर जो है एक सब्जेक्ट है और एक हमारे पास प्रेडिकेट है और फिर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट यानी देयर आर द 2 क्लॉजेस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस व्हिच आर कनेक्टेड टुगेदर बाय एन कंजंक्शन। तो फिर वो हमारे पास कंपाउंड बन जाया करता है। तो ये कंपाउंड है कि दे हैड वर्क्ड हार्ड। अब ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों इंडिपेंडेंट है? क्योंकि ऑन इट्स ओन स्टैंड कर सकती है। इसकी मीनिंग क्लियर है। और दूसरी हमारे पास क्लॉज मौजूद है दे पास द एग्जाम। ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये ऑन इट्स ओन स्टैंड कर सकती है। सो जो है यहाँ पर ये हमारे पास क्या कर रहा है? इसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये इनको कोऑर्डिनेट कर रहा है, इनको जॉइन कर रहा है। तो so there are the two clauses which are connected together by a coordinating conjunction. So there are the two clauses, so it's a compound. जितना आपको पता है कि हम जब कंपाउंड वर्ड के बारे में पढ़ते हैं कि अगर 2 वर्ड मिलके एक वर्ड बना दें तो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। जिस तरह सन लाइट है, सन और लाइट मिलके एक वर्ड बनाते हैं सनलाइट। व्हाइट प्लस बोर्ड ये 2 वर्ड्स हैं, ये अगर आपस में मिलते हैं तो व्हाइट बोर्ड बनता है। तो वो हमारे पास एक कंपाउंड वर्ड होता है। इसी तरह ऐसे सेंटेंस है जिसके अंदर 2 सेंटेंस मिलके एक सेंटेंस बना देते हैं, तो फिर वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस कहलाते हैं। माइकल जॉर्डन बिलॉन्ग टू व्हिच स्पोर्ट? तो माइकल जॉर्डन जो हैं ये बास्केटबॉल से इनका ताल्लुक है और इसको बास्केटबॉल का एक ग्रेटेस्ट प्लेयर माना जाता है और ही इज एन अमेरिकन और इसको ही इज एसोसिएटेड विद शिकागो बुल्स। अब शिकागो बुल्स क्या एक टीम है इन नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन इन अमेरिका। और याद रखिएगा अगर क्वेश्चन इस तरह भी आ जाए कि विच वन प्लेयर वन 6 NBA चैंपियनशिप्स, तो 6 टाइम जो ये NBA चैंपियनशिप जीत चुके हैं वो माइकल जॉर्डन है। अब NBA क्या है? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। ये एक अमेरिकी की एसोसिएशन है कि जिसके अंदर डिफरेंट टीम्स हैं और उनमें एक जो है शिकागो बुल्स है और जो माइकल जॉर्डन है ही बिलोंग टू अमेरिका एंड अमेरिकन जो एनबीए की एसोसिएशन की जो टीम है शिकागो बुल्स। नेक्स्ट हमारे पास है दारुल उलूम देवबंद वाज फाउंडेड बाय। तो दारुल उलूम देवबंद के जो फाउंडर थे उनका नाम था मौलाना मोहम्मद कासिम नाटवी नाटवी। तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1866 में 1866 में और इसका जो मकसद था वो इस्लामिक एजुकेशन और शरीयत को परस्यू करना था। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं विच प्रोविंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन 1947। तो 1947 में जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की डिवीजन होती है इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उसमें जो पंजाब प्रोविंस था इसको वेस्ट पंजाब और ईस्ट पंजाब में डिवाइड कर रही है। जो वेस्ट पंजाब था ये पाकिस्तान कैसा बन गया और ईस्ट पंजाब जो था वो इंडिया कैसा बना और इसकी वजह से लाखों लोग जो डिस्प्लेस्ड हो गए थे और एक दुनिया की बहुत बड़ी लार्जेस्ट जो माइग्रेशन हिस्ट्री में हुई है, इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पार्टीशन। इसका मतलब एक मेजर एक रोल था, एक मेजर कंट्रीब्यूशन थी कि पंजाब की जब उन्होंने डिवीजन की तो इसने भी कंट्रीब्यूट किया इन द एक लार्जेस्ट माइग्रेशन एवर हैपेंड इन द हिस्ट्री। अच्छा, पाकिस्तान परचेज ग्वादर एनक्लेव फ्रॉम। तो कहाँ से किससे खरीदा था पाकिस्तान ने? ओमान से और इट वाज परचेज इन 1958। इसमें पास्ट टाइम में क्वेश्चन पूछा गया था कि हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम कि व्हेन पाकिस्तान परचेज ग्वादर फ्रॉम ओमान। तो एट दैट टाइम पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था फिरोज खान नून। ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एट दैट टाइम और अभी जो है इसको डेवलप किया गया है एज अ पार्ट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। नेक्स्ट मूव करते हैं या एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इट वाज जो ग्वादर इसको परचेज किया गया था फ्रॉम आई थिंक एट दैट टाइम इट वाज परचेज्ड इन 3 मिलियन रुपीस। अच्छा, नेक्स्ट ब्लैक डेथ इज अ नेम गिवन टू। ब्लैक डेथ
किसका नाम है? ये एक्चुअली प्लेग का नाम है। 14वीं सेंचुरी में, 14th सेंचुरी में यूरोप और एशिया और ख़ास तौर पर यूरोप के अंदर एक प्लेग रुनमा हुआ और कहते हैं कि इस प्लेग ने यूरोप की 1/3 पॉपुलेशन को उसका सफाया कर दिया गया। और ये जो प्लेग था, इट वाज वेरी, एक क्या कह सकते हैं, फेटल फॉर यूरोप एंड फॉर एशिया, और स्पेशली खास तौर पर यूरोप के लिए। एक एक्चुअली एक बैक्टीरिया था यर्सीना पेस्टिस, ये इसकी वजह से इसकी शुरुआत हुई थी और ये फ्लीट्स और रैट से ट्रांसमिट होता था। और कहते हैं कि तकरीबन 50 मिलियन पीपल इन यूरोप इसका शिकार हुए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं विच डिवाइस स्टोर्स डाटा परमानेंटली। फ्लैश डिस्क, हार्ड डिस्क, डीवीडी एंड ऑल ऑफ दिस। तो ये जो तीनों डिवाइसेस हैं, ये डाटा को परमानेंटली स्टोर करती हैं। अगर आप देखें कि जो पहली फ्लैश डिस्क है, ये पोर्टेबल है, आप इसको मतलब कैरी कर सकते हैं। हार्ड डिस्क कंप्यूटर की स्टोरेज कैसे होती है, और डीवीडी ये ऑप्टिकल एक स्टोरेज है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क के अंदर एक स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द ओजरी कैंप ट्रेजेडी अकर। तो ओजरी कैंप ट्रेजेडी आप इससे वाकिफ होंगे, 1988 में 10th ऑफ अप्रैल 1988 में ये एक ट्रेजेडी हुई रावलपिंडी के मकाम पे। और ये एक्चुअली एक जो ओजरी कैंप है, ये एक मिलिट्री स्टोरेज फैसिलिटी थी फॉर मिसाइल्स एंड एम्यूनेशन। एक एक एक्सप्लोजन होता है, एक धमाका होता है, और उसके बाद एक वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन पिंडी और इस्लामाबाद में होती है, जिसके अंदर हजारों लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। ये एक ऐसा वाक़या था कि जिसने मतलब पिंडी और इस्लामाबाद की शहरियों को एक उनको मेक देम टेरिफाइड कह रहे थे कुछ, ये कि एक अटैक हो गया है फ्रॉम मतलब फॉरेन कंट्री लाइक इंडिया। तो एक मतलब ऐसी सूरत हाल हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है, विच आर द फॉलोइंग इज अ केस दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर यूज्ड टू प्रोसेस डाटा। तो डाटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर के अंदर कौन सा होता है, तो इसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं, और इसको सीपीयू भी कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, वो सीपीयू के अंदर हुआ करते हैं। इसमें आप देखिए मदरबोर्ड जो होता है, प्रोसेसर जो होता है, रैम और पावर सप्लाई यूनिट, प्लस हार्ड ड्राइव फॉर परमानेंट स्टोरेज। तो ये जो होती हैं मुख्तलिफ कंपोनेंट्स, ये सीपीयू का पार्ट हुआ करते हैं। लेकिन कुछ डिवाइसेस प्रिफरी होती हैं जो आउटसाइड द सीपीयू होती हैं, जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड है और माउस है। दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ सीपीयू, जिनको प्रिफरल डिवाइसेस भी कहते हैं। व्हेन वाज ज़ैनब अलर्ट रिस्पांस एंड रिकवरी एक्ट एनेक्टेड। तो ये आपको शायद याद होगा कि 2020 के अंदर एक ज़ैनब नामी लड़की से उसको उसके साथ ज़्यादती हुई। पहले उसको किडनैप किया गया और फिर उसके साथ ज़्यादती, और फिर उसको मतलब उसकी लाश मिली थी एक कहीं, एक अ, कचरा टाइप एक एरिया से। और फिर एक मुल्क के अंदर वाइड स्प्रेड एक इसमें प्रोटेस्ट होता है, और उसके नतीजे में फिर एक पाकिस्तान जो है एज ए एक नेशन, उन्होंने एक आवाज़ बने अगेंस्ट द ब्रूटैलिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ जो है, अगेंस्ट चाइल्ड एंड जो पीडोफाइल के खिलाफ। और उस वक्त एक बिल असेंबली में पेश हुआ और बिल पास हुआ था, ज़ैनब अलर्ट रिस्पांस एंड रिकवरी एक्ट 2020। और इसने ज़ारा एक एजेंसी को भी जन्म लिया, ज़ारा ज़ैनब अलर्ट रिस्पांस एंड रिकवरी एजेंसी। नेक्स्ट हमारे पास है इफ ही हार्ड ही वुड हैव पास द एग्जाम। अब देखें, ये कंडीशनल सेंटेंसेस है, एक टाइप है कि जिसके अंदर ये जो थर्ड कंडीशनल है एक्चुअली, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन के अंदर कोई कंडीशन नहीं होती। जिसके अंदर आप फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस होते हैं, उसमें आपने शायद माइट भी आपसे अवेयर हों कि जिसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होती, वो फर्स्ट कंडीशन होता है। मतलब जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं। और सेकंड में क्या होता है कि जिसका फार्मूला इफ यू वर्क हार्ड तो यू विल सक्सीड, यानी एक में फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर आगे विल लगाया जाता है। लेकिन ये इमेजिनेटिव होती है जो थर्ड कंडीशन सेंटेंस होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें एक मतलब जो पास्ट परफेक्ट है यानी हेड लगता है और वुड हैव का इस्तेमाल होता है कि
इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास द एग्जामिनेशन। तो थर्ड कंडीशन सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि जो टोटली इमेजिनेटिव होते हैं कि अगर उसने ऐसा किया होता या वो ये कर चुका होता तो ऐसा ना हुआ होता। तो दिस आर द, तो इसमें आप देखें इफ लगता है प्लस पास्ट परफेक्ट आता है और प्लस वुड हैव आता है। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो सेकंड कंडीशन में क्या होता है, इफ लगेगा, प्रेजेंट टेंस आएगा और यहाँ पर विल आता है। और जो फर्स्ट कंडीशनल होती है वो उसमें यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं, हु इज ऑथर ऑफ द बुक द डॉटर ऑफ द ईस्ट। तो बेनज़ीर भुट्टो जो हैं, शी इज ऑथर ऑफ द बुक द डॉटर ऑफ द ईस्ट एंड इट वाज रिटन इन 1988 और इट्स एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेनज़ीर भुट्टो, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान के सियासी लीडर गुजरे हैं उनमें बेनज़ीर भुट्टो इज़ वन ऑफ द दोज लीडर की हु रोट हर ओन बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। इसी तरह आप अगर देखें, एक फेमस जो है ऑटोबायोग्राफी एसोसिएटेड है विद अयूब खान के स्लेव्स नॉट मास्टर्स। इसी तरह आप देखें बादशाह खान की भी एक है, माई लाइफ माई स्ट्रगल, इस किस्म की है। इसी तरह मतलब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी एंड डिफरेंट लीडर्स जो हैं उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी हैं। तो बेनज़ीर भुट्टो इज़ वन ऑफ दोज लीडर्स हु रोट आवर ओन बायोग्राफी, जिसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, तो डॉटर ऑफ द ईस्ट। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ब्रांचेस आर देयर इन पाकिस्तान। तो देयर आर 56 ब्रांचेस, 56 ब्रांचेस हैं पाकिस्तान के अंदर। और इसमें अगर मेजर ब्रांचेस की बात करें, सखर ब्रांच है, गद्दू ब्रांच, कोटरी ब्रांच, चश्मा ब्रांच, इसी के साथ एक एसोसिएट है जनाब ब्रांच, तौसा ब्रांच। तो इसमें आप याद रखें कि जो कोटरी ब्रांच है ना, इसको गुलाम मोहम्मद ब्रांच भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकता है कि कोटरी ब्रांच के दूसरा नाम क्या है, और ये हैदराबाद के नज़दीक इसकी लोकेशन है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, द पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ डिफेंस बजट ऑफ फॉर द फिजिकल ईयर 21-22। 2021-22 में डिफेंस बजट कितना था, तो ये 1370 बिलियन रुपीज़ जो है ये पाकिस्तान का डिफेंस का बजट था। लेकिन क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 2024-25 का डिफेंस बजट कितना था, तो इट वाज 2.122 ट्रिलियन या 2122 बिलियन बनेगा। जैसा कि ये 1370 बिलियन था, तो 2122 बिलियन जो बजट है 2024-25 का, ये लोकेट किया गया डिफेंस एक्सपेंसेस के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, हबर्ड ग्लेशियर इज लोकेटेड इन। तो हबर्ड ग्लेशियर ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर है और इन अलास्का, इट इज लोकेटेड इन अलास्का, नॉर्थ अमेरिका। और इसकी अगर आप की फैक्ट्स देखें तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइड वाटर ग्लेशियर इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट टाइड वाटर ग्लेशियर्स। अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट टाइड वाटर ग्लेशियर, तो उस ग्लेशियर का नाम है हबर्ड ग्लेशियर। नेक्स्ट हमारे पास है, इन द बोगरा फार्मूला द फ्रेमवर्क प्रपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर इफेक्टिव बाइकैमरल। तो इसका आंसर है लेजिस्लेचर। आपको थोड़ा याद होना चाहिए कि जो बोगरा फार्मूला था, मोहम्मद अली बोगरा ने ये फार्मूला 1953 के अंदर दिया था एंड इट वाज अ काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोजल to solve the political and constitution problem of Pakistan. At that time, you see that there was a constitution problem between East and West Pakistan. तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोहम्मद अली बोगरा ने ये कंप्रोमाइज काइंड ऑफ फार्मूला दिया था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें आप देखें कि मेन जो पॉइंट्स है कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर था, इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान एंड सेपरेट सीट्स फॉर माइनॉरिटीज़। हम थोड़ा इसको डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और आप देखें इसके थोड़ा मेन फीचर्स की तरफ जाते हैं, बोगरा फार्मूला 1953 में। तो इसके 5 मेन फीचर्स हैं, हम इनको थोड़ा देख लेते हैं। नंबर 1, बाई कैमरा लेजिस्लेचर। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोगरा फार्मूला के अंदर किस किस्म की मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थी। इट वॉज बाई कैमरल, एक अपर हाउस था, एक लोअर हाउस था। तो अपर हाउस जो था ना, जिसको हम सेनेट, आज भी सेनेट कहते हैं, जिस तरह 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इनेक्ट किया गया है बाई कैमरल लेजिस्लेशन को,
तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल 5 रीजन। इन्होंने क्या किया था, ईस्ट पाकिस्तान को एक रीजन करार दिया गया और बाकी जो पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस थे, इनको भी एक रीजन करार दिया गया और हर रीजन को 10-10 सीट थी। आप देख सकते हैं कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो बोगरा फार्मूला में इसको प्रोवाइड किया गया, उसके अंदर क्या था कि जो ईस्ट पाकिस्तान होगा उसको 10 सीट दी जाएंगी और बाकी जो 4 प्रोविंसेस से वेस्ट पाकिस्तान उनको भी 10-10 सीट दी जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो है 1 2 3 4 40 सीट्स वुड बी गिवन टू वेस्ट पाकिस्तान एंड 10 सीट्स वुड बी गिवन टू ईस्ट पाकिस्तान। तो हालांकि देखा जाए तो एट दैट टाइम जो ईस्ट पाकिस्तान था उसकी आबादी अबाउट 55 टू 56% आबादी ईस्ट पाकिस्तान की थी। बाकी अराउंड अबाउट 45 टू 45% ये चारों प्रोविंस उसको कर रहे थे। लेकिन ये कंप्रोमाइज़ था, एक कंप्रोमाइज़ फार्मूला था कि जिसके अंदर उन्होंने इनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी अपर हाउस के अंदर और लोअर हाउस के अंदर क्या किया गया, जो इनकी पॉपुलेशन यानी आबादी के बेस पे इनको सीट्स अलॉट की गई। क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा थी तो 165 सीट्स दी गई ईस्ट पाकिस्तान को और वेस्ट पाकिस्तान को दी गई 135 सीट्स। तो ये टोटल 300 सीट्स थी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये जो पहला तो था ना बाइकैमरल लेजिस्लेचर, यानी 2 हाउसेस, एक अपर और एक लोअर। अपर में इक्वल रिप्रेजेंटेशन और लोअर में पॉपुलेशन बेस्ड। दूसरा हमारे पास था इक्वल पावर शेयरिंग। इसके अंदर क्या था कि जो डिसीजन मेकिंग होगी वो 50-50 होगी और इसका मकसद जो था कि वेस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल डोमिनेंस को कम करना था, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा थी। और उसकी थर्ड जो प्रोविजन है कि अगर प्रेसिडेंट वेस्ट पाकिस्तान का होगा तो ईस्ट पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होगा और इसी तरह अगर ईस्ट पाकिस्तान का प्रेसिडेंट होगा तो फिर जो है प्रेसिडेंट होगा तो प्राइम मिनिस्टर फिर वेस्ट पाकिस्तान का होगा। तो ये इस किस्म का एक मतलब इसमें प्रोविजन थी। फोर्थ, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स और पांचवा जो था उर्दू को बंगाली प्लस नेशनल लैंग्वेज रिकग्नाइज किया गया था। लेकिन बाद वजूहत की बिना पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और फिर 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आता है इसके बाद और 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फिर वो वन विंग वाला फार्मूला आ गया था, यानी वन विंग ईस्ट पाकिस्तान को वन विंग करार दिया गया और वेस्ट पाकिस्तान वन विंग। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट साइड ऑफ द अर्थ रिसीव द मोस्ट रेन ड्यूरिंग मूनसून। तो मूनसून के दौरान जो है ना ईस्ट का जो ये होता है एरिया, ये सबसे ज़्यादा बारिश इस पे होती है। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखिए जो ईस्टर्न साइड होती है ना कॉन्टिनेंट्स की, क्योंकि वहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है उसकी, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जो एयर्स होती हैं मॉइस्चर लेडन एयर, वो जो हवाएं होती हैं समुद्री हवाएं, वो वेस्ट टू ईस्ट जब मूव करती हैं समुंदर से ईस्ट की तरफ, जिस तरह आप इंडिया को देखें फ्रॉम द मतलब इंडियन ओशन, बांग्लादेश को देखें, म्यांमार को देखें, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को देखें, तो इंडियन ओशन से जो हवाएं चलती हैं तो वो यहाँ पर जो इसके ईस्ट की तरफ जो होती हैं इलाके होते हैं वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है G15 इज अ ग्रुप ऑफ। तो G15 क्या है? ये 9 नॉन अलाइंड एक कंट्रीज थी और इट वाज फॉर्म्ड इन 1989। इसके लीडिंग फिगर में आई थिंक इट वाज इंडिया और प्राइमरीली ये जो मुल्क थे ये डेवलपिंग कंट्रीज थे, ये अमीर मुल्क नहीं थे बल्कि डेवलपिंग गरीब मुल्क थे फ्रॉम अफ्रीका, एशिया एंड लैटिन अमेरिका। और उनका पर मकसद जो था इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अमंग डेवलपिंग कंट्रीज। और अगर हम थोड़ा इसको कोल्ड वार में देखें तो ये मतलब कोल्ड वार से दे वर गोइंग अवे फ्रॉम द कोल्ड वार मेंटालिटी। उसमें आप कंट्रीज देख सकते हैं अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, मेक्सिको, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पेरू, श्रीलंका एंड वेनेजुएला। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा इज़मीर इज़ द थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ। तो इज़मीर जो है ये टर्की का थर्ड लार्जेस्ट सिटी है। तो आफ्टर इस्तांबुल एंड अंकारा ये थर्ड लार्जेस्ट है। और अगर आप देखें तो इसको जो पुराना नाम है इज़मीर का वो सिमरना। इट वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट सिटी ड्यूरिंग ऑटोमन एम्पायर। हम थोड़ा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सिनोनिम ऑफ लोक्वेशियस। लोक्वेशियस को कहते हैं टॉकटिव, जो ज़्यादा बातें करता है, तो यहाँ पर वर्बोज जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।
सेलेक्ट द लेटर्ड पेयर दैट हैज द सेम रिलेशनशिप एज द ओरिजिनल पेयर ऑफ द वर्ड्स। तो ओरिजिनल पेयर हमारे पास स्लैकर और है, स्लैकर और इंडस्ट्रियस है। अब इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है? तो हम उसके मुताबिक फिर नीचे हमें एक ऑप्शन करेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्लैकर कहते हैं कामचोर को, सुस्त को, और इंडस्ट्रियस मेहनती को कहते हैं। तो ये एंटोनिम है। तो नीचे अगर आप देखें तो एंटोनिम पड़े हुए हैं बैगर एंड कंसीड। बैगर कौन होता है? भिखारी। और कंसीड जो जो खुशी से, मतलब जिसको आप सखी या वो कहते हैं सखावत पसंद, तो उसको कंसीड। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ये दीज आर द टू एंटोनिम्स, जिस तरह ये एंटोनिम्स हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द सिनोनिम ऑफ अबॉर्टिव। अबॉर्टिव कहते हैं जो फेल्ड हो जाए, नाकाम हो जाए, और उसका सिनोनिम होगा वही अनसक्सेसफुल। नेक्स्ट हमारे पास है इंसिजन, स्कैल्पल और फेरो। इसका क्या होगा? अब देखें, ये हमने फिर एनालॉजी है। जो स्कैल्पल क्या करता है? वो इंसिजन करता है, मतलब वो जो स्किन के ऊपर लिखा जाता है खुदाई करके, इंसिजन जिसको कहते हैं, वो स्कैल्पल करता है। स्कैल्पल का ये काम होता है। तो फेरो होते हैं खाल, खाल को यानी खड्डा। तो जो प्लो मैन होता है, तो वो क्या करता है? वो खाल को वो करता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है द नेशनल स्पोर्ट ऑफ चाइना इज। तो नेशनल स्पोर्ट चाइना की कौन सी है? वो टेबल टेनिस है। हालांकि ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन इसको माना जाता है टेबल टेनिस पॉपुलर है। और फुटबॉल जो है ये फ्रांस एंड हेटी की नेशनल स्पोर्ट है। विच इज द लॉन्गेस्ट वॉर इन अमेरिकन हिस्ट्री। अमेरिकन हिस्ट्री में जो लॉन्गेस्ट वॉर है, इस ये वॉर इन अफगानिस्तान, जो वॉर ऑन टेरर थी 2001 से 2021 तक। लेकिन इससे पहले अमेरिका की जो लॉन्गेस्ट वॉर है वो वियतनाम वॉर थी 2003 से, सॉरी ये जो थी 1955 से 1975 तक। और अब जो है लॉन्गेस्ट वॉर जो है ये अमेरिका के लिए ये अफगान वॉर बनी। और एक और अमेरिकन की सिविल वॉर हुई थी 1861 से 1865 तक। याद रखिएगा, ये जो ये जो टाइम पीरियड दी हुई है बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर जो लास्ट ऑप्शन है ये है लाइन है, इसमें आप देखिए अमेरिकन सिविल वार के हवाले से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है 1861 टू 1865 कि अमेरिकन सिविल वार कब हुई थी। एंड इट वाज बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ, जो अमेरिका की स्टेट्स थी, ओवर स्लेव ट्रेड और इस किस्म की पॉलिसीज पे जो वार हुई थी विद इन अमेरिका। तो दैट वाज कॉल्ड अमेरिकन सिविल वार एंड इट हेल्ड बिटवीन 1861 टू 1865। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक। लुक दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। लुक अप, देखना। दिस वर्ड इन द डिक्शनरी इसकी सही प्रपोजिशन है। अच्छा, उसके बाद चिलम जोशी इज अ फेस्टिवल। चिलम जोशी एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि कैलाश वैली में मनाया जाता है, और इट मार्क्स द अराइवल ऑफ स्प्रिंग एंड इंक्लूड्स म्यूजिक, डांस एंड ट्रेडिशनल रिचुअल्स। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की आपने फाइंड करनी है। हमारे पास दो इक्वेशन गिवन हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 एंड 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 12। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट को। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 10x प्लस 5y 100। और फिर इसको और दूसरी इक्वेशन को हम जब आपस में ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स की, और एक्स की एक इक्वेशन में वैल्यू हम पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो एक मतलब एक क्वेश्चन था अलजेब्रा का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द मोस्ट पोल्यूटेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज कार्बन डाइऑक्साइड है। हाउ मेनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड इन द 1930s? तो देयर वर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस दे वर हेल्ड इन 1930s, यानी 1930, 31 से 32 में। तो हमारे पास जो फर्स्ट हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इट वाज हेल्ड इन 1930, और कांग्रेस ने इसका बाइकआउट किया था। ठीक है। सेकंड हमारे पास जो होती है 1931 में होती है, और कांग्रेस ने इसी में पार्टिसिपेट किया था। और फिर हमारे पास जो थर्ड होती है 1932 में होती है। यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट मालूमात देता चलूँ कि बाइकआउट किया था कांग्रेस ने, यानी फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन सेकंड के अंदर कांग्रेस क्यों इसमें शामिल हुई, उसकी वजह, उसके पीछे जो कॉन्टेक्स्ट है वो गांधी अर्बन पैक्ट है। गांधी जैसे को आपको पता है कि ही वाज द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और अर्बन ही वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। तो थोड़ा हम गांधी अर्बन पैक्ट को भी देख लेते हैं कि व्हाट वाज द गांधी अर्बन पैक्ट एंड हाउ इट लेड टू द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी, इनका मकसद जो था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स था इंडिया के अंदर। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कि गांधी अर्बन पैक्ट कैसे इसने कंट्रीब्यूट किया कि कांग्रेस जो है उसने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। तो इसको हम देखते हैं पहले। अगर आप बैकग्राउंड में देखें ना
तो पहले क्या हुआ था कि गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया था और डंडी मार्च की इसकी बिगिनिंग थी, यानी साल्ट मार्च। डंडी मार्च मतलब साल्ट मार्च। और क्योंकि इस पे मोनोपोली थी ब्रिटिश वालों की और उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था इस पे, जिसकी वजह से जो इंडियन थे वो सॉल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। और जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी इसके अंदर जो इंडियन थे वो बाइकआउट कर रहे थे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का, टैक्स पे नहीं कर रहे थे और मैस लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहे थे। और यहाँ पर लॉर्ड अर्बन एट दैट टाइम ही वाज द वायसराय ऑफ इंडिया, तो उन्होंने नेगोशिएट किया कि इसको हम कैसे रिस्टोर कर सकते हैं और ब्रिटिश कंट्रोल को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो फिर ये गांधी अर्बन एक पैक्ट होता है। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश ने क्या कंसेशन दी और कांग्रेस ने क्या प्रॉमिस की। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कंसेशन दी कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, सियासी कैदी, उनको रिहा किया जाएगा सिवाय वो जो वायलेंट थे। नंबर टू, इंडियन वर अलाउड टू मेक एंड सेल सॉल्ट इन कोस्टल एरियाज। नंबर थ्री, ब्रिटिश एग्रीड टू लिफ्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन पीसफुल प्रोटेस्ट। एंड नंबर फोर, जो कन्फिस्केटेड लैंड से नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर की वो उनको वापस कर दी जाएंगी। अब कांग्रेस ने क्या प्रॉमिस की? कांग्रेस ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड किया और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन पे आमादगी जाहिर की और जो ब्रिटिश गुड्स एंड सर्विसेज की जो बाइकआउट था उसको ख़त्म किया गया था। तो ये ब्रिटिश वालों की तरफ से कुछ कंसेशन थी और कांग्रेस ने अपने प्रॉमिस किए एंड दे डू। और ये फिर कामयाब आगे, मतलब सेकंड जो कॉन्फ्रेंटेबल थी ये कामयाब नहीं होती और सिविल डिसओबीडियंस जो है वो फिर कंटिन्यू हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, हु मेड द डिज़ाइन ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट टाइम। तो ए आर चोगताई जो हैं इनको क्रेडिट दिया जाता है कि ही डिज़ाइन पाकिस्तान फर्स्ट टाइम। आप इसमें देख सकते हैं इमेज के अंदर कि अक्सर क्वेश्चन भी ये भी पूछे जा सकते हैं कि इस पर स्लोगन कौन सा था, तो पाकिस्तान जिंदाबाद। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसको इशू कब किया गया, तो इट वाज इशूड ऑन जुलाई 9 1948। अब फाइंड द सिनोनिम ऑफ इनंडेट। इनंडेट को कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जब एक चीज़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है, तो उसको हम जो है फ्लड कहते हैं। इसका ये सिनोनिम है। ग्रेट साल्ट लेक इज लोकेटेड इन, तो ये यूएसए के अंदर है, ऊता के मकाम पर, और ये लार्जेस्ट साल्ट लेक है इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और उसके बाद जो है डेफर का क्या सिनोनिम है कि विच वन ऑफ द गिवन चॉइसेस इज द सिनोनिम ऑफ डेफर। डेफर करना, डिफर करना मतलब पोस्टपोन करना ना, डिले करना, तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा पोस्टपोन। ग्रेट बेयर लेक इज लोकेटेड इन कनाडा। तो ग्रेट बेयर लेक जो है कनाडा के अंदर है और ये कनाडा की लार्जेस्ट लेक है। कनाडा की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? ग्रेटर ग्रेट बेयर लेक। और ये दुनिया की 8वीं बड़ी लेक है जो कनाडा के अंदर है, जिसको हम कहते हैं ग्रेट बेयर लेक। उसके बाद है ए यू के यू एस इज एन एग्रीमेंट इंटेंडेड। पहले आप इसको देख लें, ए यू के यू एस स्टैंड किस लिए करता है। ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, और यूएस से यूएसए यानी अमेरिका। तो these were the trilateral agreement between Australia, United Kingdom and United States of America। ये एग्रीमेंट 2021 में हुआ था और ये एक मिलिट्री अलायंस था बिटवीन दीज थ्री कंट्रीज। और इसका जो प्राइमरी फोकस था ना, वो ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स प्रोवाइड करना था। थोड़ा हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स यानी AUKUS is a trilateral security partnership between Australia, United Kingdom and United States, and it was announced on September 15, 2021। तो इसके अगर आप की एस्पेक्ट को देखें और इसका जो मेजर एस्पेक्ट था कि जिस पे मतलब एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई और मीडिया में एक मतलब वो एक हो गया, एक काइंड ऑफ एक्सप्लोजन हो गया आप कह सकते हैं, तो इट वाज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन प्रोग्राम कि साइन बिटवीन दीज कंट्रीज के ये जो है एटलीस्ट 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को के साथ वर्क करेंगे, उनको प्रोवाइड करेंगे। और ये कंट्रोवर्शियल इसलिए था कि इससे पहले
ऑस्ट्रेलिया फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट कर चुका था न्यूक्लियर पावर सबमरीन के लिए $66 बिलियन का। तो जब ये एग्रीमेंट होता है तो फिर जो है ऑस्ट्रेलिया ने उससे विड्रॉ कर लिया एंड इट केम इनटू एग्रीमेंट विद यूके एंड यूएस। और इसके साथ साथ एडवांस जो टेक्नोलॉजी थी उसमें भी कोलैबोरेशन जो था वो भी इस एग्रीमेंट का हिस्सा था। अगर इसके पिलर की बात करें ना, ये जो एग्रीमेंट था, तो पहला पिलर तो ये जो था न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, पिलर 1 डेवलपमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलियाज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, एंड नंबर 2 कोऑपरेशन ऑन एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजीज। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं अ बैड वर्कमैन विद हिज टूल। अ बैड वर्कमैन जो होता है क्वारल विद हिज टूल्स, तो मतलब एक जो इनकम्पिटेंट इंसान होता है वो अपने औजारों को करता है, कि जिस तरह आई थिंक उर्दू में होता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, तो इट्स लुक लाइक दैट। नाइट्रोजन बॉयल एट अ टेम्परेचर ऑफ, तो नाइट्रोजन कहाँ पे बॉयल होती है? -196 डिग्री पे। यानी ये जो नाइट्रोजन गैस है ये गैसियस से लिक्विड कंडीशन में कब आती है? एट द टेम्परेचर ऑफ 196 डिग्री। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज इंडस, और इसकी लंबाई बाज़ औक़ात पूछ ली जाती है, इसकी लेंथ कितनी है? तो 3180 किलोमीटर है। कंप्लीट द प्रोवर्ब, एन अर्ली चाइल्ड कैचेज द वर्म। आर्य समाज वाज फाउंडेड इन 1875। तो 1875 के अंदर आर्य समाज फाउंड किया गया, और इट वाज फाउंडेड बाय, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? तो स्वामी दयानंदा सरस्वती वाज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज। और अगर इसके ओवरव्यू को देखें तो ये मुंबई के अंदर 1875 के अंदर इसको फाउंड किया गया था, और उसका जो पर्पस था ना, फोकस था प्योर टीचिंग ऑफ द वेदास। ये किस्म की प्योरिटेनिकल एक किस्म की मूवमेंट थी हिंदुइज्म के अंदर। और इसका जो बिलीफ है, प्रिंसिपल की अगर आप बात करें तो वेदास को सुप्रीम अथॉरिटी माना गया। कि वेदास आपको जैसे क्या पता है कि हिंदू इसके अंदर 4 बुक्स को माना जाता है वेदास के, ऋग, याजुर, समा एंड अथर्वा। दीज आर द कंसिडर्ड द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। जिस तरह डिफरेंट रिलीजन में माना जाता है, जिस तरह इवन इन आवर ओन रिलीजन के हमारे पास जो प्राइमरी सोर्स ऑफ जो है वो अथॉरिटी माना जाता है हमारे रिलीजन के अंदर, यानी हदीस एंड कुरान मजीद। तो ये मेरा प्राइमरी मतलब एक सोर्स हुआ करता है। लेकिन ये जो आर्य समाज था, ये एक हिंदू की रिवाइवल एक मूवमेंट थी। और इसके अंदर एक तो वेदास को, ये जो 4 बुक्स थी, इनको माना गया कि ये इसका अल्टीमेट सोर्स हैं। नंबर 2 आइडल वर्शिप को इन्होंने यहाँ पर इसके रिजेक्ट किया, बुतों की पूजा और मोनोथीज़म पे इन्होंने फोकस किया, यानी बिलीव्स इन वन फॉर्मलेस ऑल पावरफुल गॉड। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की, सोशल रिफॉर्म की बात की, यानी रिफॉर्म्स ऑफ विमेन राइट्स, विडो मैरिज एंड एजुकेशन फॉर ऑल। इससे पहले विडो मैरिज से पहले क्या था? सती का कॉन्सेप्ट था कि जिसके अंदर औरत जो है अपने आप को एक खुदकशी करती थी, सुसाइड करती थी, अपने आप को जला देती थी अपने मियाँ के साथ उसकी डेथ पे। तो इसको ख़त्म किए, या इसके अगेंस्ट थे, एंटीज थे, और दे वर ब्रिंगिंग सोशल रिफॉर्म फॉर विमेन एज वेल। अपोजिशन टू सुपरस्टिशन, सेल्फलेस सर्विसिंग, और बिलीफ इन कर्मा एंड रीबर्थ का जो उनका कॉन्सेप्ट है, तो उस पर। नेक्स्ट हम कहते हैं कोट डिजी फोर्ट वाज बिल्ट बाय विच डायनेस्टी। तो कोट जो डिजी फोर्ट है इट वाज बिल्ट बाय, इसका ऑप्शन करेक्ट है, तालपुर डायनेस्टी। तो ये एक हिस्टोरिक फोर्ट है सिंध के अंदर। तालपुर डायनेस्टी ने ये 18वीं सेंचुरी में इसको बनाया था। इसमें आप देखें तो लोकेशन जो है खैरपुर डिस्ट्रिक्ट सिंध। और ये एक्चुअली जो कोट डिजी है ना, ये एक कोट डिजी नाम है एक टाउन का। खैरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है सिंध का, उसके अंदर एक टाउन है कोट डिजी, ये उसके नाम से, इसी के नाम से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है, हम आगे मूव करते हैं। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज कल्चरल रूट्स इन लाइन विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये सिंध है, होम टू इंडस सिविलाइजेशन साइट्स लाइक मोहनजोदड़ो। और नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ही डील्स इन फर्नीचर, ये प्रपोजिशन है। OIC स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो ये कंफ्यूजन बाद वक्त हो जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है।
तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। विच स्पोर्ट इज रॉगर फेडरर एसोसिएटेड विद। तो रॉगर फेडरर जो हैं आप देख सकते हैं ये टेनिस के साथ एसोसिएटेड है एंड ही इज अ स्वीडिश टेनिस प्लेयर। Which option is MS Word enables the user to send the same letter to different recipient। तो MS Word के अंदर आप यानी एक ही लेटर को मुख्तलिफ रिसिपिएंट को भेज सकते हैं और इसको हम कहते हैं मेल मर्जर। एक ऐसा फीचर हुआ करता है इसके अंदर MS वर्ड के अंदर कि जिसके अंदर आप एक पर्सनलाइज लेटर्स या मेल प्रोड्यूस कर सकते हैं और एज ए सिंगल डॉक्यूमेंट आप मल्टी रिसिपिएंट को भेज सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्टर टेड्रोस एडहैनम घेब्रेयेसस। तो ये कौन है डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के ये डायरेक्टर जनरल हैं। तो डॉक्टर टेड्रोस एडहैनम घेब्रेयेसस ये जो हैं ये WHO के डायरेक्टर जनरल हैं एंड ही इज वर्किंग एज डायरेक्टर जनरल सिंस 2017। याद रखिएगा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि WHO को कब इस्टेब्लिश किया गया था। नंबर 1 इट वाज एस्टेब्लिश इन 1948 और नंबर 2 एक मतलब ये तो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उनका जो हेडक्वार्टर क्या है। तो WHO का हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा के अंदर है। नेक्स्ट हमारे पास है 8th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान स्ट्रेंथन द अथॉरिटी ऑफ। 8वीं तरमीम ने किसको स्ट्रेंथन किया किसकी अथॉरिटी को। तो 8वीं तरमीम ने प्रेसिडेंट की अथॉरिटी को बहुत मजबूत कर दिया था। इट वाज इनेक्टेड इन 1985 जब हक के दौर में क्योंकि ही वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम और उसने अपने प्रेसिडेंट की पावर्स को मजबूत करने के लिए ये 8वीं तरमीम लाई और इस तरमीम से सदर के पास इख्तियार आ गया कि वो नेशनल असम्बली को डिज़ाल्व कर सकता है। और बाद में 13वीं तरमीम आती है 1997 में नवाज शरीफ के दौर हुकूमत में कि जिसके दौरान इसको ख़त्म किया गया। बाद में दोबारा इसको परवेज़ मुशर्रफ ने इसको आइन का हिस्सा बनाया और फिर 18वीं तरमीम होती है और उसके अंदर 18वीं तरमीम के अंदर वंस एंड फॉर ऑल ये जो है प्रेसिडेंट की जो अथॉरिटी है टू डिसॉल्व द असेंबली उसको ख़त्म कर लिया गया। आगे चलते हैं। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेड थ्रू द पार्लियामेंट वेयर अ मेजॉरिटी एंड वोटिंग इज रिक्वायर्ड। व्हाट इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू टेक इफेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहते हैं तो आपको कितनी मेजॉरिटी चाहिए। तो 2/3 मेजॉरिटी अगर आपके पास होगी तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। आप नेशनल असम्बली से और सेनेट से अगर एक बिल को 2/3 से पास करवा लेते हैं तो फिर वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप अमेंडमेंट उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द शबिस्तान इकबाल। शबिस्तान इकबाल इज द लार्जेस्ट एंड बेस्ट प्रिजर्व्ड ऑफ द रेजिडेंसीज ऑफ द इंपीरियल। तो ये जो शबिस्तान इकबाल है ये एक हैरम है इंपीरियल हैरम। तो इंपीरियल हैरम क्या हुआ करता था ये एक प्राइवेट लिविंग क्वार्टर होते थे रॉयल विमेन के। और जो मुगल दौर के अंदर जो उनके विमेन हुआ करती थी उनकी जो बीवियाँ हुआ करती थी और जो उनके फीमेल रिलेटिव्स हुआ करते थे उनके लिए एक प्राइवेट क्वार्टर होते थे जिनको हम इंपीरियल हैरम कहते थे और शबिस्तान इकबाल भी एक इंपीरियल हैरम है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड डायरेक्टली टू द गैसी स्टेट। अगर आपने सॉलिड को डायरेक्टली गैस में तब्दील करना है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और एवोपरेशन क्या होती है यह भी आपको पता होना चाहिए। एवोपरेशन में क्या होता है एवोपरेट लिक्विड से गैस बन रही होती है। कंडेंसेशन जिसमें जो गैस होती है वो लिक्विड बन रहा होता है। और डिफ्यूजन में हाई जहाँ पर कंसंट्रेशन होती है मालिक्यूल की लो कंसंट्रेशन की तरफ जो मालिक्यूल मूव करते हैं उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज़ द लार्जेस्ट मेंबरशिप। तो डेफिनेटली इट इज़ चाइनाज पार्लियामेंट। और उसके बाद आप देखें इंडिया के भी जो है पार्लियामेंट इसकी 7788 मेंबर्स हैं 788 और कांग्रेस यूएस कांग्रेस की 535 है। ऑल इंडियन मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान ने ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को एस्टैब्लिश किया एंड इट वाज एस्टैब्लिश इन 1886 और इसका मकसद था मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करना।
उसके बाद नेक्स्ट है द एसिड यूज इन अ कार बैटरी इज सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन ताइवान सेपरेटेड फ्रॉम चाइना, तो 1949 के अंदर। यहाँ पर आपको मैं एक और इम्पॉर्टेंट मालूमात देते चलूँ कि जब चाइना सिविल वार का जो अंत होता है, जो उसका एंड होता है, वो क्या होता है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है माओजेदांग की, वो विन करती है, और जो नेशनलिस्ट पार्टी होती है जिसको लीड कर रहे होते हैं चियांग काई शेक, वो ताइवान भाग जाते हैं, और ये सेपरेशन होती है ताइवान की फ्रॉम चाइना, और ये अभी तक इशू रहा है। लेकिन चाइना ताइवान को आज भी अपना एक पार्ट कंसिडर करता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स अमंग होम 1001 पेन्स एंड 91 पेंसिल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो 1001 पेन्स हैं और 910 पेंसिल हैं, आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप इनका जीसीडी मालूम कर लेना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो फिर आप इसको ईजिली वो कर सकते हैं। दैट विल बी द आंसर। आप इनके प्राइम फैक्टराइजेशन पहले हम कर लेंगे 1001 की, 7, 11, 13, और इसी तरह हम 910 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। तो इनमें जो कॉमन आएगा 7, और इसमें आप देख लें कि 1001 की इन्होंने पहले फैक्टराइजेशन की, 7, 11, 13, फिर 910 की ने फैक्टराइजेशन की, 2, 5, 7, 13, और जिस इसका जो कॉमन फैक्टर है 7 और 13 है, और 7 और 13 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जीसीडी आता है, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है 91 और 91। दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी कंट्रीज क्लेम ओवर साउथ चाइना सी? साउथ चाइना सी पे कितने कंट्रीज क्लेम करते हैं? दिस आर द 6 कंट्रीज जो साउथ चाइना सी पे क्लेम करते हैं। याद रखिएगा, जो चाइना है ये कहता है कि जो साउथ चाइना सी है ये सारा इसका है, इसकी टेरिटरी कैसे है, इसकी सॉवरेनिटी चाइना के पास है। चाइना क्लेम करता है कि 9 डैश लाइन कि हिस्टोरिकली ये जो 9 डैश लाइन के जितने भी सारे एरिया है, आप रेड लाइन में ये देख रहे होंगे इसके अंदर, कि सारा जो ये है सी है, ये हिस्टोरिकली चाइना का ऐसा रहा है, और 9 डैश लाइन के अंदर जितना भी ये सी आ रहे हैं ये सारा चाइना का पार्ट है। लेकिन इसके आसपास और भी मुल्क हैं, जिसमें वियतनाम पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिलीपाइंस है, मलेशिया है, ब्रुनाई है और वियतनाम है, इवन ताइवान जो है। तो ये डिफरेंट टोटल 6 कंट्रीज हैं जो क्लेम करते हैं साउथ चाइना सी पे। यहाँ पर एक और आप इंपॉर्टेंट बात याद रखें, जो 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एक ये कि वो कौन सा मुल्क है जिसने 2016 में एक केस विन किया था अगेंस्ट चाइना फ्रॉम द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला फिलिपाइन के हक में दिया था 2016 में, क्योंकि जो एरियाज हैं नियर टू फिलिपाइंस, तो वो उस पर क्लेम करता है कि ये उसके मतलब टेरिटरी में आते हैं। तो लेकिन चाइना ने इसको मानने से इनकार कर दिया था। दूसरा आपने पॉइंट याद रखना है ताइवान के हवाले से, कि जो ताइवान है, जो 9 डैश लाइन जिसको चाइना क्लेम कर रहा है ना, सारी 9 डैश लाइन की जितनी सी को, कि ये उसका है, उसकी टेरिटरी कैसे है, ताइवान उसको क्लेम करता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ ताइवान, 9 डैश लाइन जो है। नंबर 2, ताइवान जो ताइवान के अंदर जो है एक टैपिंग आइलैंड, बिगेस्ट इन द स्पॉटले आइलैंड है, इसको ताइवान कंट्रोल करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं ब्रोही पीपल लिव इन द नॉर्थ ऑफ इन बलूचिस्तान। द ब्रोही पीपल खुजर एक इलाका है, रीजन है बलूचिस्तान का, उसके नॉर्थ में रहते हैं। नांगा पर्वत इज इन विच माउंटेन रेंज? तो नांगा पर्वत जो है हिमालयाज का हिस्सा है। और याद रखिएगा, नांगा पर्वत की बात आपसे हाइट पूछ ली जाती है तो ये 8126 मीटर है। और नांगा पर्वत ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बल्कि पूछा गया है इन डिफरेंट एग्जाम, ये कौन सी हाईएस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड? इट इज 9th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो ये नांगा पर्वत जो है हिमालय का पार्ट है, 8126 मीटर हाइट है, एंड 9th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा गया एग्जाम में इन डिफरेंट पेपर्स, कि इसका एक और नाम भी है, इसको किलर माउंटेन भी कहते हैं, नांगा पर्वत को किलर माउंटेन। बहरहाल थोड़ा और इसको इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो बाकी हमारे पास ऑप्शन है, कराक्रम पे K2 लाया करता है और 8611 मीटर इसकी हाइट है। हिंदू कश की जो हाईएस्ट पीक है वो तिरचमीर है, तो 7708 मीटर इसकी वो है। एंड कोय सफ़ेद पे माउंट सिकरम है जिसका 4761 मीटर, ये इसकी हाईएस्ट पीक है, कोय सफ़ेद की माउंट सिकरम। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हु इज़ अ करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? तो करंट जो है मैनेजिंग डायरेक्टर जो है IMF के, वो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। एंड
इसकी नेशनैलिटी के बारे में पूछा जा सकता है कि जो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं, ये किस कंट्री से बिलॉन्ग करती हैं? तो शी बिलॉन्ग टू बल्गेरिया एंड शी इज़ बल्गेरियन इकोनॉमिस्ट एंड शी इज़ मैनेजिंग डायरेक्टर सिंस अक्टूबर 29 और आईएमएफ जो है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1944। उसके बाद हमारे पास है वाज द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1। याद रखिएगा ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर की थी 1914 में ऑन जुलाई 20 1914 के अंदर। तो वहाँ से वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत होती है। एक्चुअली हुआ क्या था कि एक ऑस्ट्रिया हंगरी का एक ड्यूक एक इनका हायर था, मतलब टू द ऑस्ट्रियन हंगेरियन थ्रोन, आर्क ड्यूक फ्रेंड्स फर्डिनेंड। ही वाज हायर टू द ऑस्ट्रो हंगेरियन थ्रोन। इसकी असिग्नेशन होती है, इसको कत्ल कर दी जाता है सराजीवो के अंदर। और इसको जो कत्ल करने वाले हैं, बाद ये भी क्वेश्चन पूछ, उसका नाम क्या था? तो गैवेरलो प्रिंसिप, ये बोस्नियन सर्ब था और यहीं से उन्होंने, क्योंकि ही बिलोंग टू बोस्निया, और ऑस्ट्रिया हंगरी ने फिर बोस्निया पे जंग का ऐलान कर दिया और फिर इसमें मुख्तलिफ ममालिक थे वो भी इसका एक हिस्सा बनते गए। और जंग अख्ताम जो होता है ट्रीटी ऑफ वर्सेल से होता है इन 1919। विच ऑफ द इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेल रेंज इन एमएस एक्सेल? तो याद रखिएगा जो सेल की रेंज होती है उसको कोलन से इधर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज। तो थर्ड प्राइम मिनिस्टर कौन से? मोहम्मद अली बोगरा थे। अभी हम पहले बात कर रहे थे उनके बोगरा फार्मूला के हवाले से। और मोहम्मद अली बोगरा जो थे ही वाज प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1953 टू 1955 एंड ही वाज द थर्ड वन। पहले कौन थे? लियाकत अली खान थे। सेकंड कौन थे? ख्वाजा नज़मुद्दीन मोहम्मद अली बोगरा। तो ये हमारे पास है मोहम्मद अली बोगरा, थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद हम चलते हैं उमर ख़याम वाज अ पर्शियन। उमर ख़याम कौन थे? ये पर्शियन मैथमेटिशियन था और इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो उमर ख़याम थे, एक तो ये पूछा गया जिस तरह के हुआ जी, उसका मतलब फील्ड क्या थी? वाज अ मैथमेटिशियन। और जलाली कैलेंडर किसने दिया था? तो इट वाज उमर ख़याम वाज फ्रॉम पर्शिया हु गेव एंड हु डेवलप्ड द जलाली कैलेंडर। और एक और इम्पॉर्टेंट बुक है, ये भी बाज़ औक़ात पेपर में पूछ लिया जाता है कि इनकी इम्पॉर्टेंट फेमस पोएट्री कलेक्शन की बुक है, वो कौन-सी है? तो रुबैयात जो है इट वाज़ रिटन बाय उमर ख़याम। व्हिच मुस्लिम साइंटिस्ट वर्क्ड इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री में जाबिर बिन हयान ने काम किया था और जाबिर बिन हयान को क्रेडिट किया जाता है कि ही डिस्कवर्ड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो नेक्स्ट हम एक दो साइंटिस्ट को देख लेते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ अलजबरा? अल-ख़वारिज़मी को कहा जाता है कि फादर ऑफ अलजबरा। और इब्न सीना रिलेटेड थे मेडिकल साइंसेस से और इब्न बतूता ट्रैवलर एंड ज्योग्राफर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास व्हाट आर द टू नंबर्स इफ द सम इज 45 एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट नंबर इज 9 लेस देन 5 टाइम्स द सेकंड ऑप्शन इज तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था कि जिसके अंदर आप देखें सेकंड पहली कंडीशन तो द सम ऑफ द टू नंबर इज 45 यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 यानी दो कोई भी नंबर है और 4 टाइम्स द फर्स्ट नंबर यानी 4 टाइम्स द फर्स्ट नंबर इज 9 लेस देन द 5 टाइम्स द सेकंड यानी 5 टाइम्स का सेकंड कर लें यानी 5 कर लें, इससे 9 लेस होगा। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन रही हैं। ये इक्वेशन अगर आप इनको सॉल्व करें तो आपके पास एक्स एंड वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास विच थियरी रेवोल्यूशनाइज्ड द आइडिया ऑफ स्पेस एंड टाइम? तो ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, स्पेशल रिलेटिविटी गिवन बाय आइंस्टाइन। तो इसने स्पेस एंड टाइम को चेंज कर दिया गया था। अच्छा, उसके बाद है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज और जो बी है ए कैन डू इट इन 12 डेज। हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश द वर्क बोथ वर्किंग टुगेदर? देखिए हमारे पास दो बंदे हैं, एक बंदा ए जो 4 दिनों में काम करता है, एक बंदा बी जो 12 दिनों में काम करता है। इसका मतलब क्या है? यानी एक काम 4 दिनों में, तो उसका रेशो क्या, उसका रेट क्या होगा काम करने का? उसका रेट क्या होगा? 1/4 यानी एक काम को 4 दिनों में 1/4 1/4। और जो दूसरा है उसकी रेट क्या है? यानी एक ही काम को 12 दिनों में 1/12। अगर हम दोनों को जमा कर लें
तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 3। तो आपने क्या करना है कि 1/4 और 1/12, क्योंकि पहले जो बंदा है, ए वर्कर है, वो एक काम को 4 दिन में करता है, यानी 1/4, यानी एक काम 4 दिनों में, और दूसरा एक काम 12 दिनों में करता है, तो ये होगा 1/12। तो 1/4 प्लस 1/12, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे बड़ी जो पोर्ट है ना, वो है निग्बो रिशान पोर्ट, एंड इट इज इन चाइना। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी पोर्ट किस मुल्क में है, या ये जिस तरह पूछा गया है कि उसकी सबसे बड़ी पोर्ट का नाम क्या है, तो निग्बो रिशान पोर्ट जो है इसकी सबसे बड़ी पोर्ट है, और यहाँ पर तकरीबन 1.2 बिलियन मैट्रिक टन कार्गो एनुअली यहाँ से होती है, मतलब इसका ट्रेड होती है इसकी। व्हाट इज 70% ऑफ 900? तो 900 का 70% कितना है? आप 70% को 900 कर लें, तो 70 और 100 मल्टीपल 900 करें तो यू विल गेट द आंसर 630। अच्छा, उसके बाद है इन द इक्वेशन एच इज इक्वल 100 माइनस 40, व्हाट डज नंबर 4 रिप्रेजेंट? ये हमारे पास एक इक्वेशन है कि जो यूज़ की जाती है टू अंडरस्टैंड द रेट ऑफ चेंज इन बॉइलिंग एंड द हैंडलिंग ऑफ द थिंग लाइक दैट। तो इसमें क्या होता है कि जो एच है यहाँ पर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टी जो है आवर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है कि अगर इंक्रीज ऑफ 1 डिग्री होगा, अगर आप 1 डिग्री इंक्रीज करेंगे, तो विल मेक अ गैलन ऑफ मिल्क गो सोअर 4 आवर्स फास्टर। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह अगर आप देखें 2 करें तो 8 हो जाएगा, अगर 3 करें तो 12 हो जाएगा। अच्छा, द एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी एंड ई इज 40 ईयर्स। अब ये देखें कि हमारे पास 5 लोग हैं, ए बी सी डी एंड ई, इनकी एवरेज जो है 40 ईयर्स है, इनकी टोटल एज कितनी हो जाएगी? तो 5 ज़रा 40 करेंगे तो 200 एज हो जाएगी, ठीक है। ये तुम्हें पता चल गया कि 5 लोग हैं, इनकी एज जो है 200 हो सकती है अगर उनकी एवरेज एज 40 है तो। फिर वो कहता है कि द एवरेज ऑफ ए एंड बी 35 ईयर। जो पहले दो हैं ना, ए और बी, इनकी एवरेज कितनी है? 35। इन दोनों की टोटल कितनी हो जाएगी? 70, ठीक है। उसके बाद कहता है कि एवरेज ऑफ सी एंड डी, ये जो सी एंड डी है, इनकी एवरेज कितनी है? 42। तो दोनों की कितनी हो जाएगी? 84। अब 70 और 84, यानी ए बी की 70 और बी सी डी की 84, इन दोनों को जमा करें तो ये हमारे पास 154 बन जाएगी ए बी सी डी की। तो बाकी जो रिमेनिंग एज होगी वो ई की होगी। तो ई की जो हमारे पास एज बच रही है वो टोटल, क्योंकि उनकी 200 मान रही थी, 200 में 61 तो 46 ईयर। दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, विच ऑफ द प्रॉफिट पास्ड अवे इन 63 हिजरी? तो हजरत उम्मे सलमा जो हैं, शी डाइड इन 63, और उम्मे सलमा के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पर मदफून है? तो जन्नतुल बकी जो मदीना के अंदर है, ये वहाँ पर मदफून है। बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जन्नतुल बकी है क्या, ठीक है, तो इट इज़ अ ग्रेवयार्ड। और ये भी क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि जन्नतुल बकी कहाँ पर वाक़ है? तो इट इज़ सिचुएटेड इन मदीना। हू लेड द फ्यूनरल प्रेयर ऑफ हज़रत उमर? तो हज़रत उमर की जो है प्रेयर को किसने लेड किया था? तो हज़रत सुहेब रोमी ने, और ही डाइड इन 644। आपको याद होगा कि हज़रत जो उमर थे, ही वाज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम, एंड ही बिकेम कैलिफ इन 634। पहले जो खलीफा थे हज़रत अबू बकर, वो 632 से 634 तक रहे। फिर जो दूसरे थे हज़रत उमर फारूक, 634 से 644 तक, ठीक है। और इनको शहीद किया गया 644 में बाय अबू लालू फिरोज, ये एक पर्शियन स्लेव था, इन्होंने उनको शहीद किया था, और उसके जनाजा हज़रत सुहेब रोमी ने पढ़ाया था। और उनको मदफून कहाँ पर है हज़रत उमर? तो टू नेक्स्ट टू प्रॉफिट एंड हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इन मस्जिद नबी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट वाज द फर्स्ट वेस्टर्न लैंग्वेज इनटू व्हिच द कुरान वाज ट्रांसलेटेड? तो लैटिन एक वेस्टर्न ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर कुरान को फर्स्ट टाइम ट्रांसलेट किया गया इन 12th सेंचुरी, 12वीं सेंचुरी में, और इसको ट्रांसलेट किया था रॉबर्ट रॉबर्ट ऑफ कैटर ने इसको ट्रांसलेट किया था इन 1143। और उसके बाद फिर डिफरेंट जो थे उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था। याद रखिएगा, एक क्लर्जी थे फ्रांस के, पीटर द वेनरेबल उसको उसको कहते थे। तो उन्होंने इसको कमीशन किया था, मतलब उन्होंने इसको फंड किया था कि कुरान को लैटिन के अंदर ट्रांसलेट किया, लेकिन ट्रांसलेटर जो थे रॉबर्ट ऑफ कैटन थे। अवेर हजरत अबू उबैदा बिन जराह बरीड? तो अबू उबैदा बिन जराह जो हैं, ये इनमें से कोई ऑप्शन ठीक नहीं है, क्योंकि मक्का, दमास्कस, मदीना, कुफा, तो ये जर्दन के अंदर मदफून है।
और हज़रत अबू उबैदा बिन जराह जो हैं, ये अशरा मुबशरा में से एक हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अशरा मुबशरा कौन से थे। तो 10 अशरा मुबशरा जिनको जन्नत की खुशखबरी दुनिया में सुना दी गई थी, उनमें से 4 तो जो थे राइटली गाइडेड कैलिफ थे, यानी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। तो ये 4 तो ये थे। उसके बाद आपने 2 जो याद रखने हैं ना, वो एक साद एंड सईद, यानी साद इब्न अबी वक़ास, साद इब्न अबी वक़ास और सईद इब्न ज़ैद। तो ये सन आपने साद एंड सईद से याद रख लेने हैं और ये हमारे पास 6 हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक अबू उबैदा इब्न जराह जो हम अभी इसको देख रहे हैं, और हमारे पास उसके बाद तल्हा इब्न अब्दुल्ला और ज़ुबैर और अब्दुर्रहमान। तो ये टोटल हमारे पास 10 जो हैं, ये अशरा मुबशरा हैं जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई। ड्यूरिंग हज़रत उमर रेन व्हाट वाज द टोटल एरिया ऑफ इस्लामिक एम्पायर? तो उमर के दौर में इसका एम्पायर था 2.25 मिलियन स्क्वायर माइल्स, यानी 2.25 मिलियन स्क्वायर माइल जो था, ये एरिया था एम्पायर का। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द इद्दा? इद्दत वेटिंग पीरियड फॉर अ डिवोर्स्ड वुमन हु हैज नॉट कंज्यूम्ड द मैरिज। तो इद्दा पीरियड कितना होता है एक औरत के लिए अगर उन्होंने शादी को कंज्यूम नहीं किया, तो फिर इसका वेटिंग पीरियड नहीं होता, नो वेटिंग पीरियड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके हवाले से वो कुरान की कौन सी सूरत है जिसमें ऑर्डर है इद्दत के हवाले से, तो ये सूरतुल अहज़ाब है। अच्छा, उसके बाद है शोरा की खातिर। शोरा की खातिर ये एक पोएम है जिसको लिखा था, एक बुक है जिसको लिखा था नज़ीर सिद्दीकी ने। इमाम इकबाल की कौन सी किताब में उनका उर्दू और फ़ारसी का कलाम इकट्ठा छुपा? तो ये उनकी अरमगान हिजाज है, जिसके अंदर उनका कलाम उर्दू और फ़ारसी दोनों में पब्लिश हुआ था। फूल खिलना मुहावरे से क्या मुराद है? यानी खुशी का इज़हार करना। और नेक्स्ट हमारे पास उर्दू अदब में तनकीद और इस्लामियात के मरूफ मुसन्निफ़ कौन है? तो गोची चंद नाज़म जो हैं, ये उर्दू अदब में तनकीद और इस्लामियात के मरूफ मुसन्निफ़ हैं। और माह की ज़बान से किस ज़बान का मुहावरा है? माह जो है ना, चाँद को कहते हैं ना अरबी के अंदर। तो एक ऐसा इंसान जो आम तौर पर उसकी गुफ्तगू खूबसूरत और शाइस्ता हो, तो दिलकश और नरम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? माँ की ज़बान से। और ये अरबी ज़बान का मुहावरा है, क्योंकि माँ एक अरबी ज़बान का वर्ड है। सिखाया किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी? इस शेर में इमाम इकबाल ने किस सिन्फ को बरता है? कौन सी, मतलब इसके अंदर उन्होंने एक डिवाइस इस्तेमाल की है लिटरेरी, तो ये तलमीह एक ऐसी डिवाइस है जिन्होंने इसके अंदर इस्तेमाल की है। तो यानी इस्माइल हज़रत इब्राहीम को वाक़या जो आपको याद होगा, तो इस्माइल ने अपने हज़रत इब्राहीम के हवाले से जो उन्होंने इशारा दिया था कुर्बानी का, तो उन्होंने उसको तस्लीम किया था। So that was all for today. Inshallah, see you in the next class. Thank you.